सो 2012 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इज इक्वल टू। तो याद किस तरीके से रखना है, वैसे तो अगर टॉपिक क्लियर है तो आप फौरन पहचान जाओगे कौन सा वाला ऑप्शन है, बट मैं एक पहचान भी बता रहा हूँ, उससे आप याद रख सकते हो। गैलीलियन टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसमें दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो आईपीस जो होता है ना वो होता है कॉनकेव लेंस। अच्छा, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, बट कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो अगर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ के फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई होता है आंसर करेक्ट, ठीक है। बट क्योंकि मैंने आपको बताया एक पहचान कि गैलीलियन टेलीस्कोप की जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस और आईपीस होता है कॉनकेव, जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है। सो आप याद रख सकते हैं द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप गैलीलियन टेलीस्कोप इज एफ ओ माइनस एफ ई। नंबर टू, द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल जो हम साउंड का मेजर करते हैं उसका एस आई यूनिट क्या है, तो बड़ा कॉमन है, एस आई यूनिट है डेसिबल। जब भी हम आवाज़ की शिद्दत की जो मिकदार है उसको नापते हैं, उसके लेवल को मेजर करते हैं, तो वो हम करते हैं, वैसे तो यूनिट बेल है, लेकिन जो एस आई यूनिट है जो हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को, वो हम करते हैं डेसीबल में। Number three, if the axis of rotation of a rotating body passes through the body itself, then its motion is called। अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद उस बॉडी से पास होता है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं। देखो ये चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है और बहुत ही आसान सी बात है, याद रखिएगा। अगर कोई बॉडी जो कि रोटेटिंग बॉडी है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद उसी से ही पास हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है और वो रोटेट कर रही है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद उसी बॉडी से पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक ख़ास किस्म की मोशन वो बॉडी कर रही होगी, और वो मोशन होगा कुछ इस तरीके से ना, जिस मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर रोटेटिंग बॉडी से ही पास होता है तो उसे स्पिन मोशन कहते हैं। If the magnifying power of simple microscope is 6, the focal length of lens is used is, तो यहाँ पे स्पेशल बात हो रही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की और उसकी मैग्नीफाइंग पावर गिवन है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बराबर होती है, अच्छा अब ये जाहिर सी बात है, एक टर्म आपको याद रखनी है कि यहाँ पर बात हो रही है सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो फॉर्मूला भी सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा, 1+d/f। एफ होती है फोकल लेंथ, ठीक है, और डी तो कांस्टेंट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्योंकि हमें आंसर भी सेंटीमीटर में चाहिए तो डी भी हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो मैग्नीफिकेशन आ गई 6 जो कि गिवन है, ये प्लस का 1 इस तरफ भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1, और 6 - 1 ये बराबर हो जाएगा किसकी, ये बराबर हो जाएगा d/f के। और d आपको पता है d 25 सेंटीमीटर है, और f हम लोग मालूम कर लेंगे बाद में, ठीक है जी। तो 6 - 1 हो जाएगा 5, और वो 5 इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में, f को इधर भेजा मल्टीप्लाई में, और जो 5 है जो उस तरफ आंसर आया था 6 - 1 का, उसको यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे। तो डिवाइड करा रहे हैं इस तरफ 5 को, और ऊपर लिखा हुआ है d, और d की अपनी वैल्यू क्या होती है, d है सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहा हूँ मैं, तो d जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होता है वो 25 होता है। सो 5 1s are 5 and 5 5s are 25, so the right answer is 5 centimeter। Number 5, the property of fluids due to which they resist their flow is called, मतलब फ्लूइड्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रेजिस्ट करते हैं अपने फ्लो में बहने में, रेजिस्टेंस देते हैं, मज़ाहमत करते हैं, रुकावट पेश करते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तो याद रखिए वो प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी यानी कि जो विस्कस होते हैं, जो फ्लूइड ज़्यादा विस्कस होते हैं उनको फ्लो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। लाइक हनी, हनी जो है शहद, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, रोकता है, मज़ाहमत पेश करता है फ़्लो के लिए। जबकि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखो वो रेशो होता है बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। बाकी टर्मिनल वेलोसिटी का इससे ताल्लुक नहीं है, वो एक वेलोसिटी है, प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक डिफरेंट केस है। सो विस्कोसिटी ही करेक्ट आंसर है। नंबर 6, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, वो फ्रीक्वेंसी जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेव प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f = 1/λ, या लैम्डा की जगह पर हम लिख देते हैं लेंथ, तो ये हो जाता है बराबर 2l के, ठीक है ना। अगर एक लूप बन रहा है तो 1/2l, और अंडर रूट यहाँ पर आता है टेंशन, यानी कि कितना हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया हुआ है, डिवाइडेड बाय म्यू,
और म्यू होता है उसकी लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है इन्वर्सली। टेंशन, टेंशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और लीनियर डेंसिटी पे इन्वर्सली। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। ये चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, जहाँ हम लोग नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, यानी कि जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस दी थी, उससे ये बात साबित हुई थी कि लाइट ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। और उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो यही थी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी। Number 8. At a distance equal to the radius of Earth above the Earth's surface, the value of gravitational acceleration becomes। अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर चले जाएं जितना कि हमारे अर्थ का रेडियस है, ठीक है, जितना अर्थ का रेडियस है उतने ऊपर चले जाएं, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी। तो फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के लिए, वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ते हैं ना। सरफेस पे जब हम सरफेस पे जब हम होते हैं तो हमारा फासला जो है वो आर ई के बराबर होता है सेंटर से। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने ही डिस्टेंस और ऊपर चले जाएं, यानी कि पहले तो डिस्टेंस सेंटर से आर ई था, और अब सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, 2 आर ई के बराबर हो गया। एक तो पहले से था और अब दूसरा आ गया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी, वो बराबर होता है कैपिटल जी, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, और एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ, और डिवाइड में आता है आर ई का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा सेंटर से फासला है उसका स्क्वायर आता है। अब क्या हो गया, अब फॉर एग्जांपल हम जी डैश मालूम करना चाह रहे हैं, तो जब हम जी डैश मालूम करना चाह रहे हैं तो ऊपर जाकर हुआ ऐसा, अगर हम कुछ हाइट पे चले गए तो हमारे ऊपर जाने से ना ही कैपिटल जी पे कोई फ़र्क पड़ा, ना ही मास ऑफ अर्थ पे कोई फ़र्क पड़ा। हमारे ऊपर जाने से सिर्फ हमारा जो डिस्टेंस था सेंटर ऑफ अर्थ से वो चेंज हो गया, और वो कितने आर ई हो गया, वो बराबर हो गया 2 RE के। और क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना था, तो अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, बाकी सारी वैल्यूज़ तो वैसे ही रही, जी एम ई एज इट इज़, और आर ई का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो पूरी की पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी जी के, ठीक है ना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जबकि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है, तो वहाँ की जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 हो जाएगी, यानी कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो सेकेंड वाला ऑप्शन है 1/4। The products of two numbers 5.642 and 4.71 in the prospective significant numbers are। याद रखिए जब भी significant figures के लिहाज से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं दो नंबर्स को, तो जो आंसर होता है वो हम लिखते हैं कम वाली सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ जिसमें होती हैं उसकी काउंटिंग के लिहाज से लिखते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें 1, 2, 3 एंड 4, और ये जो दूसरी टर्म है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2 एंड 3। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो वो आंसर सही होगा जिसमें कम वाले नंबर के बराबर के सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो ये तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ वो आंसर सही होगा, वो आंसर हम लिखेंगे जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले जितने फिगर्स होने चाहिए, यानी कि जो दूसरा वाला है उसमें 3 है। तो जो राइट आंसर हमें मिलेगा वो होगा 26.6, क्योंकि इसके अंदर नज़र आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 2 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद वाला 6 भी सिग्निफिकेंट है। नंबर 10, हाइजीन्स प्रिंसिपल इज़ यूज टू। जो हाइजीन्स प्रिंसिपल है चैप्टर नंबर 9 में, उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट, नो, लोकेट द वेव फ्रंट, यस। जब भी हमें वेव फ्रंट को लोकेट करना होता है, वेव फ्रंट्स को बनाना होता है, उनकी लोकेशन फाइंड करनी होती है, तो हम हाइजीन्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इस प्रिंसिपल में तो लेक्चर अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उसको लाजमी तौर पे देख लो, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है हाइजीन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। और उसमें एक्सप्रेस पोलराइजेशन का कोई ताल्लुक नहीं है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। वाहिद जो हाइजीन्स प्रिंसिपल है उसका ताल्लुक है लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट से। नंबर 11, अ बकेट ऑफ मास, एक बकेट है जिसका मास है 10 किलोग्राम, उसको मूव किया गया है डाउनवर्ड इन द ग्रेविटेशनल
field through a distance 1 मीटर, 1 मीटर नीचे मूव कराया गया. So the work done in this case is equal to, तो ठीक है, हमें वर्क डन मालूम करना है. वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कितनी फोर्स अप्लाई हुई है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये जनरल फार्मूला है हमारे पास वर्क डन का. अच्छा, फोर्स कितनी अप्लाई होगी? फोर्स यकीनन उस बकेट के वेट के बराबर की अप्लाई हुई होगी. तो F बराबर होगा mg के, जो कि उसका वेट है, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिस्टेंस तो 1 के ही बराबर गिवन है. तो फिलहाल हम यहाँ पर S ही लिख देते हैं. अच्छा, उस बकेट का जो मास है वो तो आपको गिवन है 10 किलोग्राम है, और जो वैल्यू ऑफ G है वो भी नोन है. वैल्यू ऑफ G तो हमें पता ही होती है, वो होती है 9.8, और बाकी जो डिस्टेंस उसने कवर करा है वो डिस्टेंस कवर करा है ओनली 1 मीटर का. सो इन दैट केस फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह आ जाएगा 1. सो 10 इंटू 9.8 इंटू 1, ये आंसर आ जाएगा 98 जूल. और क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा था तो हमने जी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव 9.8 इस्तेमाल करा. अदरवाइज अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट मूव कराते तो माइनस का 9.8 जूल भी आंसर आ सकता है. 12. द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स अपॉन. जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ F फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ माइनस F फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस बिटवीन F एंड माइनस F, एंड नन ऑफ दीज. तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसमें बात ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कपल है. ठीक है ना, वरना तो बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती. और ये जो ऑप्शंस हैं ये थोड़ा सा इसमें ख़राबी थी, मिसप्रिंटिंग थी. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क नहीं है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कपल. कपल का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो कपल का मैग्नीट्यूड याद रखिए डिपेंड करता है, कपल में दो फोर्सेज होती हैं, एक F होती है, एक माइनस F होती है. तो उन दोनों के डिस्टेंस पे ओरिजिन से नहीं डिपेंड करती है, जबकि वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन F एंड माइनस F. जब भी टॉर्क अप्लाई कपल अप्लाई होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है, उसके ऊपर कपल अप्लाई हो रहा है. तो ये है फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट. एक तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं F, फॉर एग्जांपल ये वाली फोर्स जो है वो बराबर है F के, और ये वाली जो फोर्स है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ये कहलाती है माइनस F. ठीक है, किसी भी एक को माइनस F कह सकते हैं, किसी भी एक को प्लस F. तो जो मैग्नीट्यूड होता है कपल का वो डिपेंड करता है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान के डिस्टेंस पे, जिसे हम शो कर देते हैं D से. ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन F एंड माइनस F. 13. साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी इस्तेमाल करी है, सिंपल पेंडुलम में, और वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होती है जब थीटा स्मॉल हो. और कितना स्मॉल हो? तो याद रखिए, अगर साइन थीटा बराबर है थीटा के, तो थीटा का 1 रेडियन से छोटा होना ज़रूरी है. जब भी एंगल 1 रेडियन से छोटा होता है तो उसके नतीजे में आप देखते हो कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाता है थीटा के. 14. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो. रेट ऑफ डूइंग वर्क जीरो है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज. तो ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाता है पावर. यानी कि ये कह रहे हैं कि पावर जीरो कब होती है? तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, या एफ डॉट वी को क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात हो रही है तो हमें पता है, हम लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा के बराबर. सो एफ वी कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गई पावर. तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि कब ज़ीरो होगा. तो कॉस ज़ीरो कब होता है? जब एंगल होता है फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में 90 डिग्री. क्योंकि अगर आप कॉस 90 निकालोगे तो वो सीधा सीधा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, और अगर कॉस ज़ीरो के बराबर आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो, फोर्स भी ज़ीरो, तो इसका मतलब जो पावर है वो भी बराबर हो जाएगी ज़ीरो के. नंबर 15. if A is equal to AI and vector B is equal to BJ then A क्रॉस B बराबर होगा. तो यहाँ पे अगर इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो A और B तो जाहिर सी बात है कोई स्केलर हैं, कोई नंबर्स हैं, तो A B से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, तो आंसर आ जाएगा AB. ठीक है, AB तक तो ठीक है. अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? दूसरी वैल्यू जो हमें मल्टीप्लाई करनी है वो है यूनिट वेक्टर्स. I क्रॉस J करना पड़ेगा. तो वो मैंने आपको एक तरीक़ेकार बताया भी है, उसको दोबारा से देख लो इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. आपने सिर्फ जो आई जे के हैं ना उनका प्रोग्रेशन याद रखना है कि पहले आता है आई, फिर आता है जे, और फिर आता है के, और इस तरीके से ना एक एरो की फॉर्म में बना के रख लो. ठीक है, अगर आप एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो मल्टीप्लाई कराने के लिए, आंसर तो हमेशा तीसरा वेक्टर ही आता है क्रॉस प्रोडक्ट का. बट अगर आप एरो की डायरेक्शन में हो तो प्लस का आंसर आता है, और एरो के अपोजिट जा रहे होते हो तो माइनस का आंसर आता है. यहाँ पे हमें मालूम करना है ए क्रॉस बी यानी कि आई क्रॉस जे. तो जैसे ही हम आई क्रॉस जे करेंगे तो हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंसर आएगा के, और वो भी प्लस का.
तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए बी इंटू यूनिट वेक्टर के, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। 16. The velocity of a body is doubled and mass is reduced to 1/4 of its initial velocity. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास को 1/4 करा है और वेलोसिटी को डबल किया है। तो वैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2, फिर आती है वैल्यू ऑफ m और फिर आता है v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। तो याद रखिए मास को हमने कितना कर दिया है, मास को हमने किया है 1/4, यानी कि जितना मास था उसको डिवाइड बाय 4 कर दिया, और वेलोसिटी को हमने कितना किया, डबल किया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम डबल करेंगे भी तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। तो अगर वेलोसिटी का डबल यानी कि 2v हो रहा है और हम करेंगे 2v का स्क्वायर, ठीक है, तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2v का स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ है, और m के साथ क्या आया है, m के साथ आया है m/4, क्योंकि मास को हमने 1/4 कर दिया था। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, दोबारा से आंसर क्या आ गया, 1/2 mv स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी को डबल करें, मास को 1/4 करें, तो काइनेटिक एनर्जी रहती है सेम, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जो वेलोसिटी का 2 गुना बढ़ना है वो मास के 4 गुना कम होने को बैलेंस कर देता है। A helicopter weighing 3920 Newton is moving up with a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड. The force on the helicopter is, फोर्स कितनी होगी हेलीकॉप्टर के ऊपर, अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसका वेट गिवन है। तो याद रखिए जो फोर्स अप्लाई करता है इंजन, वो अप्लाई करता है F इज इक्वल टू W प्लस ma, यानी कि वेट को तो उसने बैलेंस करना ही होता है पहले इंजन ने, और फिर जो एक्स्ट्रा फोर्स वो अप्लाई करता है उससे प्रोड्यूस होती है उसके अंदर एक्सेलरेशन। जब भी हेलीकॉप्टर फोर्स अप्लाई करेगा तो पहले तो फोर्स अप्लाई करके वेट को बैलेंस करेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिलहाल लिखा हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब m के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ज़ीरो, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो गया, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स बराबर आ जाएगी वेट के, यानी कि अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वो वेट के बराबर है, और वेट कितना है, वेट है 3920 न्यूटन। दैट्स वाई फोर्स हेलीकॉप्टर पर होगी 3920 न्यूटन।